हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम CSIR, SRF, डायरेक्ट SRF और आरए की जो पोजीशन है उससे निकाला गया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन साथ ही जो है आपको यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंस सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो CSI की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जो कि डायरेक्ट SRF एंड रिसर्च एसोसिएटशिप से रिलेटेड है। तो जैसे आप ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो डाउनलोड हो जाएगा और ये जो है आप इसकी CSI की ऑफिशियल वेबसाइट csirhrdg.res.in पर जाके जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 अप्रैल यानी कि जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट 26 मई 2023 है। तो अब हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है इसका वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट SRF। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट SRF और आरए। तो ये SRF जो होता है इसके लिए आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर सपोज आपने PhD में कहीं इनरोल हैं, ठीक है, और आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आपने अगर अपना जो है 2 ईयर आपने जो है अगर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 ईयर आपने जो है कंप्लीट कर चुके हैं तब आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जो SRF है ये एक सीनियर रिसर्च फेलो पोजीशन होती है जो कि आपको 2 ईयर अगर आप जब अपना PhD आप कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फंडिंग एजेंसी है जो कि आपको जो है लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ SRF जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। जैसे CSIR SRF हो गया, CSIR SRF। इसी तरह आपको यहाँ पे ICMR SRF भी देखने को मिलता है कि ICMR SRF। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं किया गया ICMR SRF का, लेकिन CSI SRF का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिनिमम क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे एक रिसर्च पेपर होना चाहिए, 1 रिसर्च पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आपको रिसर्च पेपर होना है। ठीक है, ना कि रिव्यू आर्टिकल है बुक चैप्टर। तो आपका 1 रिसर्च पेपर जो है वो होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक इसका जो है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है 1 रिसर्च पेपर आपका होना चाहिए और आपने अपने एटलीस्ट 2 ईयर जो है वो अपने कंप्लीट किए होने चाहिए, या आपके पास 2 ईयर्स का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप जो है सपोज PhD में आप इनरोल हुए, आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपने 2 ईयर्स तक अपना PhD का काम किया, PhD का जो भी वर्क आपने किया उसके बाद आप 3rd ईयर में जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ा इसी डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल 2023 है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है 26 मई 2023 है। ठीक है, तो ये है आपका जो है स्टार्टिंग और एंड डेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका वेबसाइट वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पे जाके जो है इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है डायरेक्ट सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी SRF और यहाँ पे आरए जो रिसर्च एसोसिएटशिप, ये आरए जो है नॉर्मली आपका जब PhD कंप्लीट हो जाता है या आपका जो है थीसिस सबमिशन हो जाता है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थीसिस सबमिशन। तो यहाँ पे 2 केसेस रहते हैं। एक आपका आर्या के लिए आप जगह अगर आपने PhD अपना कंप्लीट कर चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, तब अमाउंट आपको जो आप बढ़ के मिलेगा, जैसे 47,000 प्लस HRA या 49,000, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू की बेस पे, या 54,000 प्लस HRA। ठीक, तो इस टाइप से आपको मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आपने अपना थीसिस सबमिट कर दिया है और तब आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको SRF का अमाउंट दिया जाता है 35,000, जब तक आपका जो डिग्री है वो अवॉर्ड नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप से आप आरए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू रिसर्च एंड द न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड इन द साइंस एंड इन द एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। आप जो ये SRF और जो आपका आरए है वो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, चाहे आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो है आपका लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी जो है अपना आप आरए या आप SRF जो है आपका आरए, या आप जो अगर आपने PhD किसी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में की तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम थोड़ा इसी डिटेल में और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो आपका मास्टर होना चाहिए
फिर 55% मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एटलीस्ट आपने एमएससी के बाद 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट एमएससी रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है, एज एविडेंस्ड फ्रॉम द फेलोशिप एसोसिएटशिप और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर सपोज आपने एमएससी कर लिया है, एमएससी करने के बाद आपका 2 ईयर्स का जो है वो आपका अगर लाइक आपका पोस्ट आपका जो है लाइक एक्सपीरियंस है, पोस्ट एमएससी जो है आपका लाइक एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने मान लीजिए पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद जो है आपका 2 ईयर्स आपको पीएचडी करना है। 2 ईयर्स के बाद जो है आप पीएचडी करने के बाद आप 3rd ईयर में जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएचडी में इनरोल अपने आप को कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको सीएसआई एसआरएफ या एसएमआर एसआरएफ के लिए वो जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एमटेक या एमई डिग्री है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो इसके अलावा अगर आपने एमटेक किया है तब आपको यहाँ पे जो है कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है और बीटेक के बाद आपने 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है, तब भी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लाइक एसआरएफ के लिए, ठीक है। इसके अलावा एमबीबीएस बीडीएस या इक्विवेलेंट आपके पास है विद 60% मार्क्स और आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बी फार्मा बीवीएससी बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने किया है विद 55% मार्क्स एंड 1 पब्लिकेशन इन साइंस जर्नल एंड शुड हैव कम्प्लीटेड एटली 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एम फार्मा एमवीएससी एमएससी एग्रीकल्चर एमफिल अगर आपके पास है तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि इन्होंने रिसर्च आर्टिकल के लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका एक पब्लिकेशन होना मस्ट है, ठीक है, 1 पब्लिकेशन इट इज मस्ट, तो ये क्या है आपका मस्ट है, आपके पास होना ही होना है। अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और दे रखी है कि आपका इन्होंने मांगा है कि आपका एक पब्लिकेशन रिसर्च मीन्स साइंस साइटेशन इंडेक्स में होना चाहिए। आपको सीएसआई की वेबसाइट पे साइंस जर्नल की लिस्ट भी देखने को मिलेगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो उस लिस्ट में अगर आपका कोई भी पेपर है तो आप जो है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये मैंडेटरी कर रखी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास रिसर्च आर्टिकल है तब आप जो है इसके लिए जो है लाइक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि आपका जो है फर्स्ट ऑथर पेपर होना चाहिए, सेकंड ऑथर या थर्ड ऑथर। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ऑथर पेपर है, चाहे वो आपका फर्स्ट ऑथर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी ऑथर का आपके पास पेपर है तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका किसी भी जर्नल में हो, ठीक है, इन्होंने ये भी मेंशन नहीं कर रखा कि आपका जो है बड़े जर्नल में जैसे जेएक्सपी में हो या आपका प्लांट साइंस में हो या आपका जो है टिप्स में हो या नेचर में हो, इस टाइप में इन्होंने किसी मेंशन नहीं कर रखा। आपका अगर 1, 2, 3 किसी भी इम्पैक्ट फैक्टर में भी पेपर है तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि आप अगर एमएससी किए हैं तो उसके बाद 2 ईयर्स का आपका पोस्ट एमएससी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आप पीएचडी में इनरोल हैं तो आपका 2 ईयर्स का आपका पीएचडी होने के बाद 3rd ईयर में आप कर सकते हैं, और एक पब्लिकेशन जो है वो आपका साइंस साइटेशन इंडेक्स में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इसका हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं यहाँ पे और डिटेल। तो यहाँ पे आप बात करते हैं स्टाइपेंड की कि आपको यहाँ पे कितना जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो एचआरए भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको कंटीजेंसी ग्रांट दी जाएगी वो 20,000 दी जाएगी। ये कंटीजेंसी में आप अपना जो भी स्टेशनरी का आइटम ले सकते हैं, या आपने जो है सपोज अगर कोई कॉन्फ्रेंस में अगर आप गए हैं या कॉन्फ्रेंस में आप किसी ने आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो उस कॉन्फ्रेंस में जो भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी लगा या जो फेयर लगा या आपका जो होटल का रूम या एकोमोडेशन का जो भी आपका लाइक पे फेयर रहेगा वो सब जो है आप इसमें जो है अपना रीइम्बर्स कर सकते हैं, इसीलिए जो है कंटीजेंसी आपको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो एसआरएफ नॉर्मली 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर जिसके पास ऑलरेडी जो फेलोशिप है तो उसको तो एसआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करना है, यानी कि अगर आपका सीएसआई आपने अगर सीएसआई जेआरएफ क्वालिफाई ऑलरेडी कर रखा है तो आपको ऑलरेडी 2 ईयर के बाद एसआरएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। ऐसे अगर डीबीटी आपके पास है, डीबीटी जेआरएफ आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आईसीएमआर जेआरएफ अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए नहीं कर सकते हैं अप्लाई, या डीएसटी आपके पास है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है और 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है अपना रिसर्च एक्सपीरियंस चाहे एमएससी के बाद हो चाहे आपका पीएचडी का 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो जो है फर्दर जो है फाइनेंशियली जो है वो सीएसआई जो है उन्हें सपोर्ट करता है डायरेक्ट एसआरएफ की मदद से, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है उन्हीं के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
इसके लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे नॉर्मली जो एसआरएफ रहता है वो आपका जो है लाइक अगर आपने सीएसआई क्वालिफाई किया है तो 2 ईयर का आपका जीआरएफ रहता है और रिमेनिंग 3 ईयर जो है आपको वो एसआरएफ अमाउंट दिया जाता है। तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली जो ऐसा आपका अमाउंट है वो 3 ईयर्स के लिए ही दिया जाएगा, ठीक है। यानी 3 ईयर्स तक जो है आपको एसआरएफ जो है वो मिलेगा, और अगर आपका जो जब तक वाइवा वोस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने वाइवा वोस कंप्लीट कर लिया है अपने पीएचडी का, तब आपका जो एसआरएफ रुक जाएगा। अगर आपका वाइवा वोस नहीं हुआ है तब अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स यू कैन रिसीव योर मनी, ठीक है। यू कैन रिसीव योर मनी और यू कैन अप्लाई फॉर योर लाइक फेलोशिप फॉर अप टू 3 ईयर, ठीक है। जहाँ आपका वाइवा वॉस हो जाता है तो उसके बाद आपका जो ये एसआरएफ है वो रुक जाएगा। सपोज़ कुछ बच्चों ने का क्या होता है कि सपोज़ अगर आपने अपना जो एसआरएफ है वो आपको 5th ईयर में मिला, ठीक है। तो 5th ईयर मिलने के बाद आपने सपोज़ 6th ईयर में अपना जो है थीसिस सबमिट कर दिया और आपने अपना वाइवा वॉस दे दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ईयर के लिए 1 ईयर के लिए ही अपना जो है एसआरएफ अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपने 3rd ईयर में अपना ये 3rd ईयर और 4th ईयर में आप पीएचडी के 3rd या 4th ईयर में आपने अपना जो है एसआरएफ अगर आपको मिला तो आप यहाँ पे जो है 2 ईयर या 3 ईयर तक भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 ईयर भी आपने एसआरएफ ले सकते हैं और आपका 3 ईयर भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना ईयर तक परमिट कर रही है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, ठीक है। तो उसकी बेस पे जब तक आपका वाइवा वॉस नहीं हो जाता है जब तक जो है आप अपना एसआरएफ अमाउंट ले सकते हैं। तो टिल द डेट ऑफ वाइवा वॉस यू कैन लाइक हैव योर सीएसआईआर एसआरएफ फेलोशिप यू कैन टेक, ओके। सो इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका आरए का। तो यहाँ पे आरए का भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है। तो यहाँ पे आपका पीएचडी होना चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, या एमडी एमएस या एमडीएस में अगर आपका मेडिकल सब्जेक्ट में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमई एमटेक एमफार्मा या एमवीएससी है तब भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का आरएनडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा आरए पोजीशन के लिए यानी रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए। तो यहाँ पे और हम इसमें डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका जो है आप रिसर्च एसोसिएटशिप यानी आरए के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी यहाँ पे जो है एटलीस्ट 1 रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन होना चाहिए स्टैंडर्ड रेफर्ड जर्नल एज लिस्टेड इन जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक। तो जीएसईआर में अगर आपका जो है लाइक एक एटलीस्ट रिसर्च पब्लिकेशन होना मैंडेटरी। यहाँ पर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑथर होना चाहिए, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, ये क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बस एक रिसर्च पब्लिकेशन होना कंपलसरी है, क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अब हम स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टाइपेंड जो आरए का रहेगा विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द एंटायर टेन्योर। तो यहाँ पे 3 आपका जो है लाइक कैटेगरी रहेगा या 3 टाइप्स के आपको यहाँ पे जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है 47,000 पर मंथ, 49,000 सेकेंड, और थर्ड जो है 54,000 पर मंथ। इसके बाद आपका जो है एचआरए भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप मान लीजिए मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे हैं या मेट्रो सिटी में आपने किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहाँ पे आपको 24% जो एचआरए वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। वहीं नॉन मेट्रो सिटी में जो है आपका एचआरए जो है वो कम हो जाएगा, वहाँ आई थिंक मे बी 18% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में रह रहे हैं। अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो एचआरए आपको 24% और नॉन मेट्रो सिटी में आपका 18% रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से जो 3 आपको यहाँ पे एचआरए इन्होंने मेंशन कर रखा है, सॉरी यहाँ पे जो फेलोशिप या स्टाइपेंड मेंशन कर रखा है वो डिपेंड करता है कि जब आपको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है इन तीनों में से कोई भी एक स्टाइपेंड आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। आपको 54,000 भी मिल सकता है, 47 भी मिल सकता है, 49 भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है परफॉर्मेंस जो है इंटरव्यू जो भी सिलेक्शन कमेटी है उसमें आपने अपना परफॉर्मेंस कैसा दिया है। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है या आपने जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं जो भी सिलेक्शन कमेटी उन्हें अच्छे से इंप्रेस किया है तो आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट वाला भी स्टाइपेंड जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो इसीलिए आप जब भी अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए तो आप बहुत अच्छे से अपना जो भी इंटरव्यू है वो दीजिए ताकि आप जो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे ले सके से सारे आरए के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टेन्योर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे टेन्योर जो रहेगा आरए का इट विल बी लाइक इनिशियली फॉर 1 ईयर, इट मे बी एक्सटेंडेड फर्दर एनुअली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ CSIR बेस्ड ऑन 3-member असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट। द टोटल टेन्योर ऑफ आरए इज फिक्स्ड फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन वो आपका रहेगा 3 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि आपको सबसे पहले 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे
जो है आपका लाइक आपको आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी रिपोर्ट रहेगा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट रहेगा, 3 मेंबर जो है आपको एक्सेस करेंगे आपका रिपोर्ट को। उसके बाद अगर वो रिकमेंड करते हैं तब आपका जो है एक्सटेंशन रहेगा सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद फर्दर आपका जो है एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सेंड करनी पड़ेगी, फिर से आपका असेसमेंट होगा। उसके बाद आपको थर्ड ईयर के लिए एक्सटेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 3 ईयर्स का ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब एज लिमिट की देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 32 एज ईयर्स आपका रहेगा ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आर ए के लिए आपका 35 ईयर्स रहेगा। और यहीं पे अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे SRF और RA का जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका अकेडमिक रिकॉर्ड्स की बेस पे, कि आपका लाइक BSc में MSc में आपका क्या CGPA या क्या परसेंटेज है, आपका क्या एक्सपीरियंस है आपने, और आपका जो रिसर्च वर्क आपने किया है, सपोज PhD का रिसर्च वर्क या आपने जो किया है या कर रहे हैं उस, और जो आपने आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हैं, तो उन सब की बेस पे जो है आपको यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंटरव्यू लेगा वो आपका पूरा ये सारी डिटेल जो ज़रूर देखेगा। मे बी अकेडमिक रिकॉर्ड देख सकता है, आपने क्या क्या काम किया है या आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद आपने कितने पेपर जो अपने PhD में पब्लिश किए हैं या आपने MSc में भी पब्लिश किए हैं, तो वो सारा चीज़ें जो वहाँ पे आपका इंटरव्यू देखेगा। और उससे रिलेटेड ही है, आपसे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। और अगर जो है आप अच्छे से अगर उन सब का आंसर्स देते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, और आपको हायर जो स्टाइपेंड है जो कि 54,000 है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है सेकंड क्लास रेल फेयर या बस फेयर आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको जो है प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे रखे हैं कि अगर आप जो अंडर एनवायरमेंटल साइंसेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे ब्रॉड टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ ब्रॉड टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि ओनली दोज कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ वर्किंग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टॉपिक्स में अप्लाई। तो अगर आप इनमें से जो है कोई भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है अंडर एनवायरमेंटल साइंसेस में, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों ने मेंशन कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ वर्किंग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टॉपिक्स में अप्लाई अंडर द कोड। तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं। तो अगर आप जो है इनमें से किसी कोड में लाइक इनमें से किसी टॉपिक में अप्लाई करना चाहते हैं या आप वर्क करना चाहते हैं तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी इन्होंने जो है मेंशन कर रखा है। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है वो पूरा डिटेल जो है इसको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी जो डेट है वो इंटरव्यू का अगर आपको जो है दे दिया जाता है तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है, इसलिए आपने आपको फ्री रखी, जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आप डायरेक्टली जो है इंटरव्यू अच्छे से देने जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो अप्लाई करने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ये सिर्फ ऑनलाइन ही आपको जो है अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे आपको सारे लाइक आपका जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन का सेक्शन भी देखने को मिलेगा, तो वो भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको जो है लाइक कोई भी अगर उसमें क्वेश्चंस आपका मैच करता है जो भी आपकी क्वेरी से रिलेटेड, तो आप जो है उसमें अभी आपको कभी कभी आंसर मिल जाते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करें तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखें, क्योंकि 40 मिनट्स के अंदर जो है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको री-लॉगिन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइट उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे हैं। पहला आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, फिर एज प्रूफ के लिए आप DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का जो है अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंबाइंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका क्वालिफाइड डिग्री, ग्रेड 2 परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट अगर आपके वहाँ है ऐसा कुछ है तो, PhD रजिस्ट्रेशन सबमिशन या अवार्ड प्रूफ, तो इनमें से कोई भी जो है आप लगा सकते हैं। अगर आप RA के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे PhD थीसिस सबमिशन सर्टिफिकेट या आपका जो है डिग्री प्रोविजनल PhD का जो सर्टिफिकेट वो लगाना पड़ेगा। वहीं अगर आप SRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे PhD रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में कर रहे हैं, जैसे आप OBC SC या ST में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वहीं अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको PWD सर्टिफिकेट।
इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विच इंक्लूड फेलोशिप, एसोसिएटशिप, ऑफिसर मेमोरेंडम्स and employed candidates have to submit duly signed undertaking for leaving the job if got selected for the fellowship associateship। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके लिए कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो उसका आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप कहीं भी अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप अपनी जॉब छोड़ के ये CSIR आगे की जो पोजीशन है वो लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए कंबाइंड डॉक्यूमेंट डुली साइंड स्टैम्प डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म बाय द कैंडिडेट, सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको एक फॉर्म यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी जो है आपको जैसे ही आप लाइक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाइन पे क्लिक करेंगे तब आपको जो इस टाइप का जो है फॉर्म देखने को मिलेगा। तो वो भी हम लोग देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए वो फॉर्म को आपको साइन करना है, फिर जिसके अंदर आप सुपरवाइजर के अंदर आप करना चाहते हैं उसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर लेना पड़ेगा और उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट होगा, फर्स्ट पेज ऑफ मैक्सिमम 3 बेस्ट रिसर्च पेपर। तो यहाँ पे आप जो है अपना जो भी आपका मैक्सिमम जो 3 बेस्ट रिसर्च पेपर है उसका आपको सिंगल PDF बनाना है। उसमें से फर्स्ट पेज लेना है जहाँ पे आपका जो है ऑथर नेम रहता है, ऑथर नेम आपका रहता है या टाइटल आपका रहता है या आपका एब्स्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेज रहता है वो आपको यहाँ पे जो है 3 मैक्सिमम ले सकते हो, उसका एक PDF आप बना सकते हैं। इसके अलावा हमें डिटेल दे रखी है फोटो फॉर्मेट कि आपका कैसा होना चाहिए। जेपीजी डायमेंशन में रहना चाहिए, डायमेंशन मेंशन कर रखा है और साइज भी मेंशन कर रखा है। सिमिलरली सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अब देखिए हर फाइल का आप वैलिड नेम दीजिएगा। जैसे आप MSc डिग्री कर रहे हैं तो MSc डिग्री इस वे में जो है आप लिखिएगा। ठीक है, इन्होंने करेक्ट मेंशन कर रखा है। या MSc_ डिग्री, MSc- डिग्री। ठीक है, ऐसे मत लिखिएगा example.MSc डिग्री। तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि जब फाइल नेम दीजिए तो आप इस टाइप से जो है फाइल नेम अपना दीजिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, सुपरवाइजर। ठीक है, अब बहुत से क्वेश्चन जैसे कि राधा कृष्ण फेलोशिप में भी आए थे कि अगर आपने जहाँ PhD किया था तो वहीं पे जो है आप अपना जो है पोस्ट डॉक कर सकते कि नहीं, ये उस टाइम भी क्वेश्चन जो आया था। तो राधा कृष्णन में क्या था कि जहाँ से आपने अपना PhD किया है वहाँ से अपना पोस्ट डॉक उसी सेम गाइड के अंदर नहीं कर सकते, जो कि क्लियरली मैंने आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। सपोज आपने अपना PhD जो है BHU से किया है, ठीक है, और आपने अपना कोई भी आपका जिसके अंदर भी आपने PhD किया है, ठीक है, तो आप इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा कि आप जो पोस्ट डॉग उसके अंदर या CSIR अपना जो एक्टिवेट कराएंगे वो अपना सेम सुपरवाइजर के अंदर कराएंगे कि नहीं। तो इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे जो है आप जो है अपने सुपरवाइजर जहाँ से आपने PhD किया है उसके अंदर भी आप CSIR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया कर रखा है। इसके अलावा जो है बेटर ये रहेगा कि आप जो है कोई नया इंस्टीट्यूट देखिए या कोई यूनिवर्सिटी देखिए, ठीक है, जहाँ से आप जो है अपना कुछ नया रिसर्च एक्सपीरियंस आप लेना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ सुपरवाइजर मिलता है तो बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई नया यूनिवर्सिटी या नया इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपना PhD नहीं किया है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप जो है किसी एज अ मेंटोर किसी को आप रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं CSIR के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आप एज माई मेंटोर और सुपरवाइजर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपका नाम एज अ सुपरवाइजर मैं देना चाहता हूँ। तो इस वे में आप किसी को रिक्वेस्ट करके जो भी आपको जहाँ पर भी इंटरेस्ट हो, जिस टॉपिक में या जिस यूनिवर्सिटी में आपको इंटरेस्ट हो, तो उस बेस पे जो है आप किसी भी मेंटोर से रिक्वेस्ट करके जो है आप उसके सिग्नेचर और स्टैम्प यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना सुपरवाइजर के अंदर भी अपना पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, CSIR एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो आप जो है अपना सुपरवाइजर का भी डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आप जो है अपना सुपरवाइजर के अंदर जो है CSIR नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने जो CSIR के लिए जो आप अपने सुपरवाइजर को भी अप्रोच कर सकते हैं कि आप पोस्ट डॉक भी उन्हीं के अंदर जो है सेम यूनिवर्सिटी और सेम सुपरवाइजर के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके बाद और यहाँ पे जो है डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो उन सबका यहाँ पे कोड दो देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू या शॉर्टलिस्ट जो है आपको कोड बेसिस पे ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक, इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है आपको इंटरफेस जो है CSIR का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी है srfa.csir.hdg.res.in। तो इस पर जाके आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीनियर रिसर्च फेलो के लिए स्टार्ट डेट 18 अप्रैल, एंड डेट 26 मई। स्टेटस अभी ओपन है। RA के लिए आपका 18 अप्रैल 26 मई इस यहाँ पे भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेगा
और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो आपके होने चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने ये आपको जो है दिखा दिया है। अब देखिए, मैं जैसे आपको यहाँ साइंस जर्नल की बात बोल रहा था, तो यहाँ पे जो है आपका एक एनी ऑथर पेपर होना चाहिए, ठीक है, साइंस जर्नल लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या जो लाइक लाइफ साइंस या फिजिकल केमिस्ट्री या केमिकल केमिस्ट्री लाइक केमिकल साइंस, किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे बस आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लाइफ साइंस का हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर मानिए मेरा पेपर प्लांट जर्नल में है, तो मैं यहाँ प्लांट जर्नल जैसे ही जो है टाइप करूँगा तो मेरा पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मेरा जो जर्नल है वो देखने को मिलेगा, यानी कि मेरा जर्नल जहाँ मेरा पेपर है जिस जर्नल में, वहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ये जर्नल को यहाँ पे इन्होंने जो है अपने साइंस जर्नल में इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट जर्नल ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, यानी कि इसमें मेरा जो है पेपर ऑलरेडी है। तो ये इस जर्नल में मेरा पेपर है, तो मैं डायरेक्टली आगे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे ही आप और भी जर्नल दे सकते हैं, जैसे मेरा दूसरा पेपर जो प्लांट्स में है उस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा जो जर्नल है प्लांट्स, जिसमें मेरा जो है फर्स्ट ऑथर पेपर है, तो उसमें भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये जो है साई जर्नल की लिस्ट में आता है। ऐसे ही आप जो है और भी देख सकते हैं, जैसे मेरा और जो पेपर है फोटोसिंथेसिस रिसर्च, उसमें भी है, तो उसका भी मैं आपको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जर्नल जो है सीएसआई की तरफ से जो भी लिस्ट निकाली गई है साइंस जर्नल की, उसमें ये भी पेपर जो है मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लीजिए कि आपका जो है रिसर्च आर्टिकल जो भी है वो इस साइंस जर्नल में है, साइंस साइटेशन इंडेक्स में है या नहीं है। अगर यहाँ पे है तभी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं कि अप्लाई करिए, क्योंकि अर्ली वे आपका मे बी जेसीआर रिलेटेड जो भी इंडेक्स है उसमें आपका मे बी पेपर जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ एक क्लियर कर लीजिएगा कि आपका साइटेशन इंडेक्स में आपका पेपर होना जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप आर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है अगर एसआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वन पेपर आपका को ऑथर या फर्स्ट ऑथर होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके ऑलरेडी डिस्कस किए, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे डिफरेंट आपके सब्जेक्ट नेम मेंशन है और आपको यहाँ पे कोड मेंशन कर रखे हैं। तो ये जनरली आपका जब अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तब ही आप जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर आप इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।